पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो हम पढ़ रहे थे मैक्स वेबर को और उनके बैकग्राउंड को हमने जाना और उनकी सोशल एक्शन थ्योरी का बैकग्राउंड भी हम समझ चुके हैं। चलिए जल्दी से एक रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर का, फिर आज के टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे मैक्स वेबर जिनका लाइफ स्पैन है 1864 टू 1920। इनकी जो सोशलॉजी है उनको कहा जाता है इंटरप्रेटिव सोशलॉजी। चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। एल्फ्रेड प्रशिया में इनका बर्थ होता है 1864 में। इनके फादर एक ब्यूरोक्रेट, एक मिनिस्टर और एक कैथोलिक पर्सन थे और वेबर ने कल्चरल एंड सिंबॉलिक कैपिटल जो थी वो फादर से ही पाई। मींस जो इनको जाना जाता था वो इनके फादर के नेम से ही जाना जाता। इनकी जो मदर थी वो एक कैल्विनिस्ट थी, मींस एक प्रोटेस्टेंट थी, एक फ्रेंच वेमेन थी और एक माइग्रेंट थी। मींस ये फ्रांस से माइग्रेट होकर कहाँ आई थी, रशिया या जर्मनी में। आप देखिए इनकी मदर कैल्विनिस्ट हैं लेकिन फादर कैथोलिक हैं। फिर इनका जो इंटरेस्ट रहा इकोनॉमिक हिस्ट्री में, लॉ में, और ये ग्रेजुएशन इन्होंने किया हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से। इसी यूनिवर्सिटी में ये बाद में टीचर बने और 1920 में जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद इनके जो टेक्स्ट था उस पर डिस्कशन होता था और उस डिस्कशन का पार्ट होते थे कौन, टालकट पार्सन्स भी यहाँ पर पढ़े हैं। तो इसीलिए सोशल एक्शन थ्योरी जो वेबर की है उससे कुछ ना कुछ एनालॉजी ड्राइव कर पाते हैं टालकट पार्सन्स, और वो भी एक थ्योरी देते हैं सोशल एक्शन थ्योरी। तो दोनों थ्योरिस्ट थ्योरी देते हैं सोशल एक्शन थ्योरी। आपने देखा इनकी मदर और फादर का बैकग्राउंड अलग था, इसलिए इनकी फैमिली में एक रिफ्ट हमेशा बना रहता था। रिफ्ट क्यों रहता था, नेशनलिटी की वजह से। मदर इनकी फ्रेंच थी, फादर जर्मन थे। रिलीजन, मदर इनकी प्रोटेस्टेंट थी, फादर कैथोलिक थे। और लाइफस्टाइल, मदर की एसेटिक थी और फादर की एक ब्यूरोक्रेटिक लाइफस्टाइल थी। तो आप देख रहे हैं इनका जो टॉपिक्स हैं, जो रिसर्च थी इनकी, एक ब्यूरोक्रेसी पर रिसर्च है, वो इन्होंने फादर के बैकग्राउंड से ही समझा होगा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। इन्होंने मदर के बैकग्राउंड से समझा होगा प्रोटेस्टेंट कल्चर के बारे में, प्रोटेस्टेंट एथिक के बारे में, प्रोटेस्टेंट वैल्यूज के बारे में। तो इन्होंने टॉपिक क्या लिया, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मींस इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा उसके बेसिस पर इन्होंने अपनी स्टडी की। ये इकोनॉमिक्स को इन्होंने कल्चर और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखा, इसीलिए ये थ्योरी दे रहे हैं प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो देख रहे हैं कैपिटलिज्म को किसके साथ जोड़ रहे हैं, प्रोटेस्टेंट के साथ। मींस कल्चर और हिस्ट्री को किसके साथ जोड़ रहे हैं, कैपिटलिज्म के साथ। अब इनका सोशियोलॉजिकल वर्क देखते हैं। इनकी जो थ्योरी है या सोशियोलॉजी है वो कही जाती है इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी की लिमिट को पहचान रहे हैं, जबकि मार्क्स और डर्कहाइम है वो बात करते हैं लिमिटलेस सोशियोलॉजी की, मींस यूनिवर्सल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। और ये मार्क्स और डर्कहाइम जैसे स्कॉलर या पॉजिटिविस्ट स्कॉलर ये कहते हैं सोशियोलॉजी कहीं भी लग जाएगी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि वेबर हैं वो सोशियोलॉजी की लिमिट्स को एक्नॉलेज करते हैं। ये कहते हैं सोशियोलॉजी सब जगह नहीं लगाई जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती, ये कहते हैं डायनेमिक सोशल रियलिटी है, इसलिए सोशियोलॉजी को आप जहां तहां नहीं लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलर जगह ही लगेगी और सब जगह लगा पाना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा सोशियोलॉजी के लिए। इसलिए ये थ्योरी देते हैं आइडियल टाइप की जो थ्योरी है वो इसीलिए दी गई क्योंकि ये कहते हैं डायनेमिक रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सोशल रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है या डायनेमिक है, इसलिए आइडियल टाइप बनाइए जिससे कि आप थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी को वहां पर लगा पाए। मींस लिमिट्स को एक्नॉलेज किया मैक्स वेबर ने। इन्होंने सोशल एक्शन की थ्योरी दी और आइडियल टाइप इन्होंने किसके दिए, सोशल एक्शन के भी आइडियल टाइप दिए। आज के लेक्चर में हम सोशल एक्शन के आइडियल टाइप्स को स्टडी करेंगे। इनकी जो मेथोडोलॉजी है उसको क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी कहा जाता है। इनके जो टेक्स्ट है उसको पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में इनका कौन सा टेक्स्ट पढ़ा जाता है, पावर की थ्योरी को या अथॉरिटी को या ब्यूरोक्रेसी को। ये जो टॉपिक है इनके पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं और सिमिलर टॉपिक पबमेड में भी पढ़े जाते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो माइक्रो लेवल थ्योरी कहा जाता है। आल्दो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके चलते हैं, इसीलिए कहा जाता है वेबर जो है मिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म और आइडियलिज्म दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। ये मिक्स हैं किसके, मैक्रो और माइक्रो के, इसीलिए इन्होंने थ्योरी दी आइडियल टाइप की। ये आइडियल टाइप मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, आप बस इसको याद रखिए। जब आइडियल टाइप पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये मिक्स क्यों है मैक्रो और माइक्रो का। ये पॉजिटिविस्ट कैसे हैं, ये साइंटिफिक मेथड्स को डिनाई नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स आप अप्लाई करिए सोशियोलॉजी में, मींस इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिविटी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। आल्दो ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी को आप एम करके चलिए, और ये एक्नॉलेज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को गेन करना सोशियोलॉजी में इम्पॉसिबल जैसा है। वहीं आइडियलिज्म की बात करें तो ये मीनिंग और इंटरप्रिटेशन पर फोकस करते हैं। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू न्यूट्रलिटी और वैल्यू रिलीवेंस की ये बात करते हैं। ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं, जब मैं आपको नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ा रहा था वहां मैंने बहुत इन डिटेल डिस्कस किया है, और एक टॉपिक और है फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, उसमें भी मैंने इन दोनों कीवर्ड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप उन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। इनकी सोशियोलॉजी मिक्स किसकी है, रेगुलरिटी और माइंड
मीन्स ये इंडिविजुअल को भी फोकस करते हैं और सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर पर भी फोकस करते हैं एक साथ। अब सोसाइटी की रेगुलरिटी को स्टडी करते हैं ये, मीन्स अगर ये ब्यूरोक्रेसी स्टडी कर रहे हैं, एक रेगुलर सोशल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे स्टडी कर रहे हैं? थ्रू माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल के बाद माइंड है उनका और वो अप्लाई करके ये बताते हैं सोशल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर को पॉजिटिविस्ट की तरीके से स्टडी कर रहे हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड, लेकिन इंडिविजुअल को समझने के लिए ये इंटरप्रिटेशन मेथड लगाते हैं। इसलिए इनकी जो सोशलॉजी है वो मिक्स किसका है? क्वांटिटेटिव मेथड भी लगते हैं इनकी सोशलॉजी में, मैक्रो थ्योरी भी कही जाती है इसको, ऑब्जेक्टिविटी पर भी ये फोकस करते हैं, मींस ये पॉजिटिविस्ट जैसा भी कुछ ना कुछ बात करते हैं। इसीलिए ये कहते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। आल्दो जब ये इंडिविजुअल्स की स्टडी में जाते हैं, मींस सोशल एक्शन को स्टडी करते हैं, तब इनकी रिसर्च कही जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। तभी ये मिक्स हैं दोनों के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के। इसको माइक्रो पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है, मींस ये सब्जेक्टिविटी पर भी फोकस करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी पर भी फोकस करते हैं और सब्जेक्टिविटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसमें बात करते हैं वैल्यू रिलीवेंस की, और इनकी थ्योरी है वो इंटरप्रिटेशन कही जाती है किसकी? फैक्ट और कंटेक्स्ट की। मींस ये फैक्ट पर भी रिलाई करते हैं। फैक्ट पर मेनली रिलाई कौन करते हैं? पॉजिटिविस्ट। तो पॉजिटिविस्ट की तरीके से ये फैक्ट पर भी रिलाई करते हैं। और कंटेक्स्ट पर कौन मेनली रिलाई करता है? एंटी पॉजिटिविस्ट। तो ये पॉजिटिविस्ट जैसे भी हैं और एंटी पॉजिटिविस्ट जैसे भी हैं, मींस ये दोनों के मिक्स हैं। और कंटेक्स्ट में ये क्या देखते हैं? कल्चर और हिस्ट्री। मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन दिखाना चाहता हूं, उसमें फिर आप समझ जाएंगे। पॉजिटिविस्ट किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी की, फैक्ट की, वैल्यू फ्री सोशलॉजी की। कंटेक्स्ट को ये डिनाई कर रहे हैं, कौन? पॉजिटिविस्ट। वहीं बात कर रहे हैं एंटी पॉजिटिविस्ट की, इनकी। तो ये सब अपोजिट बोल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सब्जेक्टिविटी की, ये बात कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड जजमेंट की, या वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ये कंटेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं। ये फैक्ट को डिनाई करे दे रहे हैं। ठीक, इनके बीच का जो मिडिल पाथ ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेबर। वेबर कहाँ पे है? ये वेबर। ट्रिनिटी इन सोशलॉजी। सोशलॉजी में जो मेन थिंकर्स हैं जैसे मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर। मार्क्स बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की, डर्कहाइम बात कर रहे हैं फंक्शनलिज्म की, और वेबर बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेटिज्म की। साथ में लेकिन ये फोकस भी करते हैं पॉजिटिविज्म पर भी। ऐसा नहीं है पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरप्रिटेटिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पॉजिटिविज्म को भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। ये एम कर रहे हैं पॉजिटिविज्म की तरफ, मींस ये फैक्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं वेबर साहब। ये पॉजिटिविज्म के हैंगओवर, इनकी इस राइटिंग्स में पॉजिटिविज्म का हैंगओवर को फील किया जा सकता है। आल्दो ये टिल्ट नॉन पॉजिटिविस्ट की तरफ कर रहे हैं या एंटी पॉजिटिविस्ट की तरफ कर रहे हैं, लेकिन इनकी राइटिंग्स में पॉजिटिविस्ट तड़का भी दिख जाएगा। ये एम कर रहे हैं पॉजिटिविज्म की तरफ, इसीलिए इनको मिक्स कहा गया। किसका? पॉजिटिविज्म और आइडियलिज्म का। मार्क्स अकेले कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट में ये देखते क्या है? सोशलॉजी किसके नजरिए से देखते हैं? प्रोडक्शन रिलेशन की नजरिए से देखते हैं, मींस प्रोडक्शन रिलेशन के आधार पर ही सोसाइटी की रियलिटी ये देखते हैं। फंक्शनलिस्ट किसकी स्टडी करते हैं सोशलॉजी में? या डर्कहाइम साहब सोशल फैक्ट की। जबकि वेबर किसकी बात कर रहे हैं? वेबर सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल एक्शन। अब बात करें इन दोनों की, मार्क्स और डर्कहाइम की, ये डिटर्मिनिस्टिक है, मींस सोशलॉजी को ये लिमिटलेस बता रहे हैं कि सोशलॉजी कुछ भी पढ़ सकती है। जबकि जो वेबर है ये सोशलॉजी की लिमिट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे आप समझिए, आप कोई गोल बनाते हैं अपनी लाइफ, तो आप गोल को यूं ही नहीं बनाएंगे, आप अपनी जो पोटेंशियल है उसको लिमिटलेस नहीं बोलते हैं, आप अपनी वीकनेस को भी ध्यान में रखते हैं, तभी आप अपने स्ट्रेंथ पर काम कर पाते हैं। ऐसे ही वेबर कह रहे हैं हमें सोशलॉजी की वीकनेस को समझना पड़ेगा। सोशलॉजी इतनी डायनेमिक सोशल रियलिटी है, सब जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। इसलिए सोशलॉजी अगर किसी पर्टिकुलर सोशल एक्शन को स्टडी करने के लिए अप्लाई हो रही है, तो आप बस उसी को पढ़िए थ्रू आइडियल टाइप। ऐसी कुछ बात कर रहे हैं वेबर। वेबर बात कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरिटी इन सोशलॉजी। तो सोशलॉजी प्लस पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, इन सब का मिक्स है इनकी राइटिंग में। तो एक अपना टॉपिक है, सिलेबस पे चलना चाहूंगा, कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। इस चैप्टर नंबर 1 सब टॉपिक बी, कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। इसमें भी हम देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरिटी कैसे है सोशलॉजी में, और उसमें वेबर का फिर से हम डिस्कशन करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। वेबर नोज द लिमिट्स ऑफ सोशलॉजी। फीलिंग सही करिए। वेबर नोज द लिमिट्स ऑफ सोशलॉजी। तो ये जो सोशलॉजी की लिमिट्स हैं ये जानते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सोशल रियलिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, केओटिक है, इसलिए ये उसको लिमिट्स में देखते हैं और उन लिमिट्स को समझाने के लिए आइडियल टाइप बनाते हैं। आइडियल टाइप का टॉपिक हम कवर करें। ये कहते हैं सोशल एक्शन इज बेसिक यूनिट ऑफ सोशलॉजी। तो अगर सोशलॉजी बनी है तो वो किससे बनी है? सोशल एक्शन की स्टडी से। तो सोशलॉजी मींस सोशल एक्शन, ऐसा कुछ ये कहते हैं। इसलिए ये फोकस कर रहे हैं सब्जेक्टिव मीनिंग पर। सब्जेक्टिव मीनिंग में ये क्या देख रहे हैं? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल और कल्चरल। और सब्जेक्टिव मीनिंग मींस इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं इन्होंने सोशलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे किया और उस पर क्या डिबेट थी। आइडियोग्राफिक जैसी भी है। नॉमोथेटिक में फैक्ट की स्टडी होती है, आइडियोग्राफिक में कंटेक्स्ट की स्टडी होती है, इसलिए मिक्स है दोनों का। नॉमोथेटिक में जैसे साइंस ऑब्जेक्टिविटी की तरफ एम करती है या ऑब्जेक्टिविटी को फोकस करती है, ये कह रहे हैं हमारी जो साइंस है वो एम करेगी ऑब्जेक्टिविटी को, और ये मानते हैं इस ऑब्जेक्टिविटी को पा लेना बहुत इम्पॉसिबल सा है या बहुत डिफिकल्ट है।
जबकि पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव ही हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। वेबर क्या कह रहे हैं, रेगुलरिटीज इन सोसाइटी, ये सोसाइटी के लेवल पर भी स्टडी कर रहे हैं, मींस सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उसकी रेगुलरिटी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसको कर रहे हैं थ्रू माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। मींस अगर सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं उससे पहले हम इंडिविजुअल के मोटिव या माइंड को स्टडी कर रहे हैं, मींस माइक्रो स्टडी पहले कर रहे हैं और उसमें एक पैटर्न या रेगुलरिटी ढूंढ रहे हैं, फिर सोसाइटी को बनता देख रहे हैं, मींस माइक्रो के बाद मैक्रो को देख रहे हैं। कौन, वेबर। तो इनकी सोशलॉजी मिक्स किसका है, माइक्रो और मैक्रो। ये कह रहे हैं सोशलॉजी है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब देखिए सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग ये है कि आप इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग है, मींस माइक्रो प्लस कंटेक्स्ट की स्टडी है। इंडिविजुअल की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मींस माइक्रो लेवल पर स्टडी हो रही है, और अंडरस्टैंडिंग है मींस कंटेक्स्ट के आधार पर है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मीनिंग क्या है, सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी, मींस रिलीजन, कास्ट, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं उसकी स्टडी है सोशलॉजी, लेकिन वो स्टडी कैसी है, सब्जेक्टिव। तो ये मैक्रो स्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रहे हैं, माइक्रो पर भी फोकस कर रहे हैं, कंटेक्स्ट पर भी फोकस कर रहे हैं। ये होता है वेबर का इंटरप्रिटेशन इन सोशलॉजी। अब देखते हैं वेबर की मेथोडोलॉजी कैसे सोशलॉजी है इनकी, या इंटरप्रेटिव सोशलॉजी इनकी कैसी है। ये इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं, मींस माइक्रो स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल के माइंड से एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को बनाने में इंडिविजुअल की क्या मीनिंग लगती है, उस मीनिंग को ये स्टडी करते हैं, मींस वो पैटर्न कैसे क्लासिफाई होता है उसके माइंड में, उसको स्टडी करते हैं, वो इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। अब पैटर्न के बाद बनती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी या मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं किसको समझने के लिए, मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक पैटर्न से। उस पैटर्न के पीछे जो मीनिंग है या क्लासिफिकेशन है या जो हिडन कंटेक्स्ट है उसको स्टडी करना चाहते हैं वेबर। अब आप समझिए कैसे इनकी सोशलॉजी माइक्रो और मैक्रो दोनों पर एम कर रही है। अब मीनिंग और क्लासिफिकेशन क्या बनाती है, डायनेमिक सोशल रियलिटी बनाती है। इसीलिए ये कहते हैं सोशलॉजी में यूनिवर्सलिज्म नहीं हो सकता, जबकि आपके जो पॉजिटिविस्ट हैं वो इसी चीज पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर ही या मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर पर, इसलिए ये सोशलॉजी में यूनिवर्सलिज्म देख पाते हैं। जबकि वेबर माइक्रो पर भी फोकस करते हैं, मैक्रो पर भी फोकस करते हैं, मीनिंग और क्लासिफिकेशन पर भी फोकस करते हैं, इसलिए ये कहते हैं सोशलॉजी में यूनिवर्सलिज्म जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल रियलिटी है बहुत डायनेमिक। अगर डायनेमिक सोशल रियलिटी है तो ये बात करते हैं किसकी, वैल्यू रिलेवेंस की, मींस ये मानते हैं कि कुछ हिडन मीनिंग रहती हैं। अब देखते हैं वेबर ऑब्जेक्टिविटी पर क्या कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी को ये गोल मान के चलते हैं, जैसे पॉजिटिविस्ट ऑब्जेक्टिविटी को क्लेम करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव हैं, वेबर इसको क्लेम नहीं करते हैं, ये मान के नहीं चलते, ये कह रहे हैं हम इस पे गोल करते हैं, सोशलॉजी को एम करते हैं उस पर। ये यहाँ पर निशाना लगाएंगे, लग चाहे आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा है। ऑब्जेक्टिविटी बहुत छोटी रियलिटी है यहाँ पर। जबकि ये तो रहा वेबर का व्यू, और इनका पॉजिटिविस्ट का व्यू क्या है, ये सब में अगर ये सोशलॉजी मान लिया, ये सोशलॉजी मान लिया पूरा को, तो वेबर कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे है, यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिविटी है। डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्टिविटी मानते हैं। जबकि आपके पॉजिटिविस्ट पूरी सोशलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी मान के चलते हैं, ये आपके पॉजिटिविस्ट का व्यू हो गया। ये दोनों में डिफरेंस। तो वेबर कहते हैं सोशलॉजी में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, आल दो हम उसके आसपास कहीं हो पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब ये कहते हैं अगर जब आप गोल रखेंगे इस पर, तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगी वैल्यू की, मींस आपकी जो रिसर्च है वो वैल्यू बेस्ड होगी। तो इसलिए आपको अपनी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, रिसर्चर को अपनी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, इवन रिसर्चर को रिस्पोंडेंट के वैल्यू के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए कंसेप्ट देते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी का और वैल्यू रिलेवेंसी का या वैल्यू रिलेवेंस का। ऑब्जेक्टिविटी के केस में ये कहते हैं डोंट ओवर ग्लोरीफाई इट लाइक पॉजिटिविस्ट। ये कहते हैं पॉजिटिविस्ट जैसे पूरे में ऑब्जेक्टिविटी मान लेते हैं, सोशियोलॉजी को ऑब्जेक्टिविटी ही मान के चलते हैं और मान के ही चलते हैं, ये मत करिए, मानिए मत, काम करिए। ये कहते हैं रादर वर्क फॉर इट। अगर मान के चल लेंगे तो आप तो शायद भ्रम में ही पड़े रहें, जबकि वेबर कहते हैं हम तो एम करेंगे इस पॉइंट पर। और ये कहते हैं रिसर्चर अपनी वैल्यू के बारे में अवेयर होना चाहिए, जिससे वैल्यू फ्री सोशलॉजी, वैल्यू न्यूट्रल सोशलॉजी, वैल्यू रिलेवेंसी बनी रहे। तो पर्सनल वैल्यूज कहाँ रिफ्लेक्ट कर सकती हैं वेबर के अकॉर्डिंग, टॉपिक सिलेक्शन में पर्सनल वैल्यू रिफ्लेक्ट कर जाए, वेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्दर रिसर्च में ये कह रहे हैं क्या होनी चाहिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू रिलेवेंसी का होनी चाहिए, टॉपिक सिलेक्शन में वैल्यू रिलेवेंट हो सकती है किसकी, रिसर्चर की, और वैल्यू रिलेवेंट किसकी हो सकती है, रिस्पोंडेंट की वैल्यू को समझना चाहिए किसे, रिसर्चर को, उसको भी उन्होंने कहा वैल्यू रिलेवेंसी। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। ये कह रहे हैं जब एम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफिकल्ट है। हाँ, कह देना सरल है कि हम ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं सुनने में तो अच्छा लगता है ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है। जैसे एग्जांपल दूं, सेकुलरिज्म, इंडिया को सेकुलर मान लेना अपने में,
वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहिए इंडिया सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है, नाइस टू हियर, लेकिन सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करना वो कठिन है, ऐसी कुछ बात कह रहे हैं वेबर। इसलिए सोशोलॉजी को ये क्या कह रहे हैं, सोशोलॉजी क्या हो सकती है, सोशल साइंस हो सकती है, या फिर कह रहे हैं साइंस हो सकती है लेकिन ऑफ इट्स ऑन टाइप, ना कि नेचुरल साइंस जैसी। तो ये क्या कह रहे हैं, सोशोलॉजी को डिस्क्रिप्टिव है ना कि प्रिस्क्रिप्टिव, फिलॉसफी जैसा कुछ नहीं है साइंस जैसा लेकिन ऑफ इट्स ऑन टाइप। तो क्या नहीं है, ये मोरल साइंस नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, मोरल साइंस नहीं है, एथिक्स नहीं है सोशोलॉजी। और ये कह रहे हैं फॉलो स्पिरिट ऑफ साइंस, ये कह रहे हैं सोशोलॉजी में अगर आप साइंस सोशोलॉजी को मान रहे हैं, ऑन टाइप की साइंस मान रहे हैं, तो क्या है, आप स्पिरिट जो है साइंस की जो आत्मा है उसको फॉलो करिए। अब साइंस की आत्मा क्या है, ये कह रहे हैं साइंस होती है एजम्पशन फ्री रिसर्च, ये कह रहे हैं साइंस फोकस करती है एजम्पशन फ्री रिसर्च पर। एजम्पशन फ्री रिसर्च का मीनिंग क्या है, जैसे कि फंक्शनलिस्ट ये मान के चलते हैं दुनिया फंक्शनल है, चाहे लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, एटम बम गिर जाए दुनिया पर, लेकिन वो कहेंगे दुनिया फंक्शनल है। तो अगर आप ये इतनी गलत चीज मान के ही चल लेंगे तो आप उसको साइंस कैसे कह पाएंगे। ये कह रहे हैं वेबर कि एजम्पशन फ्री रिसर्च होनी चाहिए, आप ये मान के ना चलिए कुछ की फंक्शनल है दुनिया। जैसे कि मार्क्स जो कह रहे हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म अपनी थ्योरी में लगाते हैं, वो कहते हैं सब हैव्स और हैव नॉट्स की कहानी है, क्लास कॉन्शियसनेस जैसी बात करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, मींस सबको हर टॉपिक को क्लास एंगल से देखते हैं। वेबर साहब कहते हैं ये भी मत करिए, जो रियलिटी है उस पर फोकस करिए, ना कि कुछ मान के चलिए। जैसे कि साइंस होती है एजम्पशन फ्री, वैसे सोशोलॉजी को भी बनाइए एजम्पशन फ्री, ना कि फंक्शनली डिटर्मिनिस्टिक सोशोलॉजी बनाइए, ना ही इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक सोशोलॉजी बनाइए। तो वेबर क्या कह रहे हैं, फैक्ट के साथ पढ़िए कंटेक्स्ट। वेबर दूसरा कह रहे हैं आप लिमिट्स भी आइडेंटिफाई करिए सोशोलॉजी की, ना कि लिमिटलेस जैसा कुछ बनाइए, यूनिवर्सल कुछ बनाइए। तो अगर आप जब लिमिट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपको पता है अपनी लिमिट्स, तो अगर आपको अपनी लिमिट्स पता है तभी आप उस पर वर्क कर पाएंगे। जब आप अगर वर्क करने लगे तो आप समझिए आपकी लाइफ हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी या काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लिमिट्स को पहचानते हैं। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं मैं तो सब जानता ही हूं, जैसे कि पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं सोशोलॉजी सब कुछ जानती है। अगर वो अपनी लिमिट्स को पहचानेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो वह कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाएंगे। मींस वो कहेंगे सोशोलॉजी में कुछ खराब है ही नहीं, तो वो कंटिन्यूटी नहीं होगी। जबकि वेबर की सोशोलॉजी में लिमिट्स को पहचानते हैं ये, तो ये कह रहे हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज कुछ अलग है, उसकी लिमिट फिर दूसरी चेंज हो गई तो कल हमें नई प्रकार से करनी पड़ेगी सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसलिए ये बनाते हैं आइडियल टाइप। एक आइडियल टाइप बनाया, ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप आज कुछ अलग है, 20 साल बाद ब्यूरोक्रेसी बदल जाएगी, उसके कुछ फीचर्स बदल जाएंगे, तो आइडियल टाइप बदल जाएगा, सोशोलॉजिकल रिसर्च बदल जाएगी। जबकि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाले क्या देखेंगे, मार्क्स वो ब्यूरोक्रेसी को एक ही तरीके से देखेंगे, हैव्स हैव नॉट्स। फंक्शनलिस्ट ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखेगा, वो कहेगा सेम है, चलता आ रहा सदियों से, फंक्शनल है दुनिया, ब्यूरोक्रेसी उसमें एग्जिस्ट कर रही है, वही टेलियोलॉजिकल टोटोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया करेंगे। तो ये सब इन चीजों से बचने के लिए कह रहे हैं वेबर। वेबर कह रहे हैं सोशोलॉजी को यूनिवर्सिटिक मत बनाइए, तो इसको यूनिवर्सलिज्म को ये डिनाई करते हैं। ये किस पर फोकस करते हैं, इंटरप्रिटेशन, मोटिव्स और मीनिंग्स पर। ये कह रहे हैं पॉजिटिविज्म इज इनसफिशिएंट, तो स्पिरिट ऑफ साइंस में पॉजिटिविज्म अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपको पॉजिटिविज्म के साथ कंटेक्स्ट को लेना पड़ेगा। और पॉजिटिविज्म ठीक है, लेकिन आप ये डिटर्मिनिस्टिक मत बनिए, आप एजम्पशन फ्री हो जाइए, कुछ पहले से मान के ना चलिए, फंक्शनलिटी मान के ना चलिए, क्लास एंगल पहले से मान के ना चलिए। मेक सोशोलॉजी एज सोशोलॉजी, ये कह रहे हैं पहली बात तो आप सोशोलॉजी को साइंस बनाने में क्यों लगे, आप सोशोलॉजी को सोशोलॉजी बनाइए, ना कि सोशोलॉजी को साइंस बनाइए। सोशल रिसर्च में इन्होंने कहा साइंटिफिक मेथड लग जाए तो बढ़िया है, साइंटिफिक मेथड लग जाए, नहीं तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट से भी कुछ सोशल रिसर्च हो जा रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस ही ना फॉलो करके रह जाइए। हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर एक थ्योरी देंगे, फिर उसके बाद लॉ बनाएंगे, ये इस प्रोसेस में मत पढ़िए। ये कह रहे हैं अगर आप एक्सीडेंट से भी कोई एक सोशल रिसर्च निकल के आ रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। एग्जाम्पल के लिए हाथॉर्न इफेक्ट जो था वो एक्सीडेंटल निकल आया, जबकि हाथॉर्न साहब समझ रहे थे कि लाइटनिंग कंडीशन जब बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आल्दो जब उन्होंने लाइटनिंग कंडीशन को डिटेरियोरेट किया तब भी प्रोडक्टिविटी बड़ी मिली, तो ये उनका एक्सीडेंटल रिसर्च थी, उन्होंने घटाया, लाइटनिंग कंडीशन को खराब किया, डिटेरियोरेट किया, प्रोडक्टिविटी बड़ी मिली, तब उन्होंने कहा अरे ये तो बदल गया सिस्टम। तो फिर उन्होंने इस इफेक्ट को कहा हाथॉर्न इफेक्ट, जो दिखा रहा है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। तो ये जो इनकी स्टडी थी वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट की थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको कल बताया था आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज ने बायोनेसी फोर्स को फाइंड किया था थ्रू एक्सीडेंट। तो मैंने कल एग्जांपल जो आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कैसे वो बायोनेसी फोर्स को एक्सीडेंटली समझ पाए, निकाल पाए। तो जो सोशल रिसर्च है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकती है, ना कि साइंटिफिक मेथड ही लगेगा, ये कुछ कह रहे हैं वेबर साहब इन केस ऑफ सोशोलॉजी। तो ये क्या देख रहे हैं,
ये कह रहे हैं सोशल एक्शन, आप सोसाइटी में जो भी कुछ कर रहे हैं उसको कहा जाता है सोशल एक्शन। मीन सोसाइटी को कुछ मानकर जो किए जाने वाले काम है उनको सोशल एक्शन कहा जाता है। उससे बनते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अगर सोशल एक्शन सोशल स्ट्रक्चर विजिबल पार्ट है सोशोलॉजी में या सोसाइटी की रियलिटी में, तो उससे पहले दिमाग में जो भी मोटिव्स हैं वो इनविजिबल पार्ट है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो आप उस पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करेंगे स्टूडेंट की तरीके से। आप एक ब्रदर हैं तो ब्रदर की तरीके से एक्ट करेंगे। तो जब आप स्टूडेंट हैं तो सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या दिख रहा है? कोचिंग क्लास, यूनिवर्सिटी। मान लिया अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको दिख रहा है, तो सोशल स्ट्रक्चर वैसे बन रहा है। जब आप चाइल्ड की तरीके से या ब्रदर या सिस्टर की तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो क्या है यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर? फैमिली। तो ये चीजें तो दिखती हैं, मैं आपको सोसाइटी में दिख जाएंगी, लेकिन इसकी जब आप एक ब्रदर की तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपकी मीनिंग होगी, मोटिव्स होंगे, इसीलिए आप ब्रदर की तरीके से एक्ट कर रहे होंगे। कुछ मीनिंग होगी, मोटिव होगी, इसीलिए आप स्टूडेंट की तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो उन मीनिंग और मोटिव को स्टडी करते हैं वेबर साहब। ये इनविजिबल पार्ट है, ये तो किसी के माइंड में होता है ना, इसलिए ये सामने तो दिखता नहीं है। इसी को स्टडी करने के लिए कह रहे हैं वेबर। ये होता है कंटेक्स्ट, इसको लिखिए कंटेक्स्ट। इसको कहा कंटेक्स्ट, या इसको करते हैं इंटरप्रेट, इसकी आइडेंटिफाई करते हैं मीनिंग। और विजिबल पार्ट है वो पता लग जाता है किससे? फैक्ट से। इसीलिए सोशोलॉजी किसकी स्टडी है? फैक्ट की भी स्टडी है और कंटेक्स्ट की भी स्टडी है। मींस विजिबल पार्ट की भी स्टडी है और इनविजिबल पार्ट पर भी फोकस है। विजिबल पार्ट पर्टिकुलरली मैक्रो रियलिटी होती है और इनविजिबल पार्ट जो है वो माइक्रो रियलिटी होती है। तो वेबर की जो सोशोलॉजी है वो मैक्रो और माइक्रो दोनों पर फोकस करती है। जो इनविजिबल पार्ट है या जो कंटेक्स्ट है ये बहुत डायनेमिक होता है। तो वेबर की जो सोशोलॉजी है वो डायनेमिक सोशल रियलिटी को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये तो रहा प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन। अब बात करते हैं सोशल एक्शन थ्योरी वेबर को स्टार्ट कर। कल हमने स्टार्ट किया था सोशल एक्शन के बारे में पढ़। फॉर वेबर सोशल एक्शन इज बेसिक यूनिट ऑफ सोशोलॉजी। तो वेबर इसको बेसिक यूनिट कहते हैं। जैसे कि बायो में या कहिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट कहा जाता है। ऐसे ही सोशोलॉजी की जो बेसिक यूनिट है वो है सोशल एक्शन। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले बताई थी कि कोई भी एक्शन जो हम करते हैं सोसाइटी के प्रेजेंस में या सोसाइटी को समझकर जो एक्शन किए जाते होते हैं सोशल एक्शन। यहाँ पर मोटिव्स की बात थी और आउटकम की बात थी। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया और बताया कैसे इनविजिबल और विजिबल पार्ट इसके होते हैं और कैसे ये डायनेमिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोशल रियलिटी को दिखाती। एक्शन इज विजिबल एंड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, हाईलाइट करिए मीनिंग पर, बिहाइंड द एक्शन ए रिसर्चर मस्ट गो फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मूड, कल्चर एटसेट्रा। इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। एक्शन तो विजिबल होता है, ये पार्ट विजिबल है। मीनिंग बिहाइंड द एक्शन, एक्शन के पहले चलते हैं दिमाग में क्या चल रहा है, मोटिव या मीनिंग को डिस्कस करेंगे। ए रिसर्चर मस्ट गो फॉर इंटरप्रिटेशन, अगर इसको थोड़ा सा आपको समझना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको? हिस्ट्री, मूड, कल्चर एटसेट्रा। व्हाइल द पॉजिटिविज्म ओनली एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ एक्शन whereas interpretation supplements to observation। अब समझिए, जो पॉजिटिविस्ट हैं वो इन दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, पर्टिकुलरली वो इस पर ही फोकस करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो आउटकम होता है सोशल एक्शन का उसको ही स्टडी कर, ठीक है। और जबकि इंटरप्रेटिविस्ट बात कर रहे हैं इसकी भी प्लस इसकी भी। Therefore, Weberian sociology does not reject altogether the positivist method। इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं वेबर इसके साथ इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। Therefore, sociology should be going for interpretation at the same time respecting observation। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ऑब्जर्वेशन है उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं और इंटरप्रिटेशन पर भी जाएंगे। अब सोशल एक्शन पढ़ते हैं। सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर इज द मीनिंगफुल एक्ट विच इज ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स। अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले मीनिंगफुल एक्ट का मतलब समझते हैं। सोशल एक्टर अटैचेस सब्जेक्टिव मीनिंग टू हिज एक्शन। मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा फिर आपको समझाओ। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट एक चाइल्ड होता है, वही स्टूडेंट एक ब्रदर होता है अपनी सिस्टर के लिए मान लिया। अब देखिए ये स्टूडेंट 1 जो है इसका यहाँ पर मोटिव कुछ M1 होगा जब वो क्लास में बैठा हुआ है। कंटेक्स्ट किसका है? क्लास का। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके सोशल एक्शन के कारण एक वो सोशल एक्शन लेगा 1, और जो सोशल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कोचिंग क्लास। तो सोशल एक्शन का मीनिंग क्या है कि ये जो स्टूडेंट 1 है ये कुछ सोच रहा है अपने दिमाग में, इसकी रियलिटी को सोच रहा है, कोचिंग क्लास को के बारे में कुछ समझ रहा है और उस समझ को माइंड में ले जा रहा है और इसलिए वह सोशल एक्ट कर रहा है। तो ये जो सोशल एक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है? मीनिंग पर, जो वो समझ रहा है किसके बारे में? कोचिंग क्लास के बारे में। अब अगर वो स्टूडेंट इस कोचिंग क्लास को मान लिया, वो कोचिंग क्लास ना माने, वो इसको माने कैफे, तो उसका सोशल एक्शन 1 नहीं रहेगा,
तो सोशल एक्शन बदल जाएगा। वह बातचीत करेगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाने ही नहीं देगा, और जो आपके प्रोफेसर हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा। तो आप देख रहे हैं कैसे उसके एक्शन बदल जाते हैं जब सोसाइटी बदल जाती है या उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो कोचिंग क्लास के रिस्पेक्ट में उसका सोशल एक्शन 1 होगा। ऐसे ही जब वो अपने मदर या फादर के सामने, उसका सोशल एक्शन 2 होगा। क्यों? उसका जो मोटिव होगा वो M2 होगा। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? फैमिली बनेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। जब वो ब्रदर होगा अपनी सिस्टर के सामने तो सोशल एक्शन 3 करेगा। रिमोट पर ये लोग लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है या मोटिव है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रदर प्लस सिस्टर। एक बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते, इस सोशल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ही ये ब्रदर है वो सोशल एक्शन कर रहा है। तो सोशल एक्शन किस बेसिस पर कर रहा है? ये जो मीनिंग है, जो मोटिव है, और ये जो मीनिंग है, मोटिव है, वो किस पर डिपेंडेंट करती है? कल्चर, हिस्ट्री, मूड, मोटिव्स एटसेट्रा। अब देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो आपने देखा सामने वाले को देखकर ही हम एक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है सोशल एक्शन। और वो सोशल एक्शन डिपेंड करते हैं अपनी मीनिंग कि हम सामने वाले को क्या समझ रहे हैं। ईटिंग फूड इज आल्सो ए सोशल एक्शन। समवन इज कुकिंग फॉर यू, यू ईट इन अ पर्टिकुलर मैनर। जब आपकी माँ आपको खाना परोसती हैं, आप एक पर्टिकुलर तरीके से खाते हैं, और जब आपका कुक आपको खाना परोसता है तो आप कुछ अलग तरीके से खाते हैं। तो आप देख रहे हैं सामने वाले की रिस्पेक्ट में आप अपने एक्ट बदल देते हैं। तो वो एक्ट आप क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि आपके पास माइंड है और उसमें एक आप इंटरप्रेट करते हैं सामने वाले को। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, ये जेठालाल है, इनको जब खाना बप्ता जी खिलाती हैं तो इनका सोशल एक्शन ये है। और जब इनके साथ जब बाबूजी बैठे होते हैं और इनके बाबूजी इनको कुछ खाना खिलाना चाहते हैं तो इनका सोशल एक्शन कुछ ऐसा है। तो आप समझिए, इनके माइंड में चलिए, इंटरप्रेटिविस्ट इनके माइंड में जाता है और वो क्या कहता है कि सर यहाँ पर मोटिव 1 था, यहाँ पर मोटिव 2 था, क्योंकि सामने जो रियलिटी थी वो R1 थी और यहाँ पर रियलिटी R2 थी, और जबकि इंडिविजुअल वही है। तो इसलिए कहा जाता है ये क्यों है? डायनेमिक सोशल रियलिटी। अब आप शायद समझ पाए होंगे सोशल एक्शन क्या होता है और डायनेमिक सोशल रियलिटी क्या होती है इस एग्जांपल से। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आप एक बच्चे हैं या मान लिया बड़े भी, और आपकी आंख झपकती है, ऐसे ही वो बॉडीली एक्शन कहा जाता है या रिफ्लेक्सिव एक्शन कहा जाता है। जैसे अभी आप लेक्चर देख रहे होंगे और आप अपनी आई को ब्लिंक कर रहे होंगे या आई लिड को ब्लिंक कर रहे होंगे। ये जो एक्शन है वो आर नॉट कंसीडर्ड एज सोशल एक्शन। इसको हम सोशल एक्शन नहीं कहते हैं क्योंकि आप उस आई लिड को नहीं क्लोज कर रहे हैं किसी के प्रेजेंस की वजह से, वो जनरली हो ही जाता है। एक मैंने और एग्जांपल लगाया है, एनडीए में देखिए ये जो डिनर कर रहे हैं, ये शायद घर पर जब ऐसे बैठते होंगे कैडेट्स, तब ये ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सोशल रियलिटी में है, एक सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर था पहले से, इसलिए ये एक पर्टिकुलर तरीके से ही एक्ट कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है? एक मोटिव है, वो मीनिंग हमें इंटरप्रेट करना है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरप्रेटिव सोशलॉजी। तो ये क्या देख रही है? इनके दिमाग में पहली बात तो बेबर साहब जा रहे हैं, प्लस इस सोशल रियलिटी को भी रीड कर रहे हैं, मीन्स कंटेक्स्ट को भी देख रहे हैं और इनके मूड और मोटिव्स को भी समझ रहे हैं। तो ये जो सोशल एक्शन है इसको ऐसे स्टडी किया जाए। इमिटेटिव एक्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज सोशल एक्शन। ये पर्टिकुलरली छोटे बच्चे के लिए कहा जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने फादर या मदर के एक्ट्स को इमिटेट करता है। तो वह इमिटेट क्यों करता है? वह किसी की प्रेजेंस की वजह से इमिटेट नहीं करता है, वो जनरली सीखता है। तो उन एक्शंस को सोशल एक्शन नहीं कहा जाता क्योंकि वो एक्ट उसके हमेशा वैसे ही रहते हैं, वो बदल नहीं जाते हैं। विंकिंग ऑफ आई इज अ सोशल एक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है आंख मारना। अब ये सोशल एक्शन क्यों है? देखिए, ये अपने लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कि शायद जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया इनके द्वारा, उस टाइम पीरियड की बात है, इनके पास में बैठे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो देख रहे हैं इनका जो एक्शन है वो किसी को ओरिएंट कर रहा है, मीन्स ये सोशल प्रेजेंस किसी की फील कर रहे हैं। इसीलिए सोसाइटी भी, मोदी जी ने भी इनको बहुत भला बुरा कहा। तो इनके एक्शन से कौन इफेक्ट हो रही है? पूरी सोसाइटी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सभी इफेक्ट हुए इनके एक्शन से, इसलिए इनका एक्शन कहा गया सोशल एक्शन। तो अब जब इंटरप्रेटिविस्ट क्या करेगा? इनके माइंड में जाएगा और वो कंटेक्स्ट पहले तो स्टडी करेगा। कंटेक्स्ट क्या था? नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, वो जान जाएगा। फिर देखेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे इनके बेस्ट फ्रेंड, और फिर पता करेगा क्या मीनिंग होगी जो जिस वजह से इन्होंने आई विंक करी इतना इंपॉर्टेंट सिनेरियो में। विंकिंग ऑफ आई इज सोशल एक्शन। इस एग्जांपल से हमने देखा अथॉरिटी कैन बी अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल एक्शन। अब देखिए, अथॉरिटी, आपके जो प्रिंसिपल है उनका आप कहना क्यों मानते थे स्कूल टाइम? वो एक अथॉरिटी थे, वो एक तरीके से ही एक्ट करते थे। जब वो स्टूडेंट के सामने पहुंच जाते थे तो थोड़ा स्कॉल्डिंग करते थे, थोड़ा पीट भी देते थे छात्रों को। तो आपने देखा वो अथॉरिटी फिगर थे, तो उनका वो जो एक्ट था वो सोशल एक्शन होता था। जबकि आपके प्रिंसिपल जब किसी मैनेजर से मिलते हैं अपने या अपने सीनियर से मिलते हैं तो शायद वो वैसे ना हो, तो उनका जो एक्ट है वो एक सोशल एक्शन है उससे। और
जैसे ब्यूरोक्रेसी है, वो भी एक सोशल एक्शन ही है। मैं बताऊंगा कैसे ब्यूरोक्रेटिक एक्शन सोशल एक्शन है अभी नेक्स्ट पेजेस। लीगल, रेशनल, इकोनॉमिक एक्शन गिव राइज टू कैपिटलिज्म। अब देखिए, लीगल मीन्स लिखा हुआ, लॉ में है कहीं। रेशनल मीन्स दिमाग से लिया हुआ, गोल ओरिएंटेड। इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई। एक्शन मीन्स है जो भी एक्ट डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है या मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पे मार्केट वाले, और एक पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड है। गोल यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट मेकिंग के है गोल, और उन एक्शंस को कहीं ना कहीं कोडिफाई भी किया है। तो इन सभी एक्शंस को मिला के कहा जाता है कैपिटलिज्म। तो बहुत सारे एक्शंस हो रहे होंगे, जैसे मार्केट है एक, सोशल रियलिटी क्या है? मार्केट। उसमें एक व्यापारी सोशल एक्शन 1 ले रहा होगा, एक व्यापारी सोशल एक्शन 2 ले रहा होगा, एक सोशल एक्शन 3 ले रहा होगा, बहुत सारे सोशल एक्शंस ऐसे हो रहे होंगे। इन सभी को जब मिला के कह दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? कैपिटलिज्म। तो आप देख रहे हैं एक सोशल स्ट्रक्चर है, क्यों है? क्योंकि सोशल एक्शन है, और सोशल एक्शन किसके साथ है? इंडिविजुअल के साथ। तो आप समझे, इंडिविजुअल की सोच से ही ये एक बड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर निकलता है, और इसको स्टडी करते हैं वेबर साहब। अब शायद आप समझ पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा। अवर सोशल एक्शन इज ड्रिवन बाय अवर कल्चर, हिस्ट्री, मूड, मोटिव्स एंड वैल्यूज। हम जो सोचते हैं या जैसे करते हैं वो अपने कल्चर पर डिपेंड करता है। मींस एक इंडियन कैपिटलिस्ट होगा वो अलग तरीके से एक्ट करेगा, एक अमेरिकन कैपिटलिस्ट। हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारा कल्चर अलग है। इंडिया और अमेरिका की हिस्ट्री और कल्चर अलग है। इवन एक पर्टिकुलर इंडियन कैपिटलिस्ट IC1 डे 1 पे किसी अलग तरीके से एक्ट करेगा, डे 2 पर किसी अलग तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मूड उसका मूड 1 होगा और यहाँ पर मूड 2। ठीक है, मोटिव्स की वजह से भी सोशल एक्शन बदल जाता है। जैसे मान लिया आप एक स्टूडेंट है 1 और आपका एक स्टूडेंट है, फ्रेंड है S2। उसका मोटिव है, आपका मोटिव है देश सेवा, उसका भी मोटिव है देश सेवा। अब आप देखेंगे आपने देश सेवा के लिए क्या चूज किया? ब्यूरोक्रेसी का रास्ता या सिविल सर्विसेज लिख दीजिए, इंडियन सिविल सर्विसेज सबसे बढ़िया। इन्होंने देश सेवा के लिए क्या रास्ता चुना? बिजनेस। तो आप देखिए मोटिव एक है लेकिन सोशल एक्शन अलग अलग है। कभी ये भी हो सकता है मोटिव अलग अलग हो, M1 और M2, लेकिन सोशल एक्शन सिमिलर हो। जैसे आपका फ्रेंड, इसकी मोटिव क्या हो, इसको अभी एग्जांपल के साथ बताते हैं। आप हैं स्टूडेंट 1, एक आपका फ्रेंड स्टूडेंट 2। आपका मोटिव है देश सेवा और उसका मोटिव है पावर, अथॉरिटी। दोनों के मोटिव अलग हैं। ये अथॉरिटी ग्रैब करना चाहता। आपने इसके लिए क्या चूज किया? सोशल एक्शन, इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे। इसने क्या ज्वाइन किया? इंडियन सिविल सर्विसेज। अब देखिए दोनों का मोटिव अलग है लेकिन सोशल एक्शन से सेम लग रहा है। तो इसलिए हम मोटिव के पहले चलेंगे और देखेंगे उसके मीनिंग क्या थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा, उसको इंटरप्रेट करें। एक और फैक्टर है वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स हम किसका लोड लेते हैं। तो एक आपने लाइन सुनी होगी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। तो एक कैपिटलिस्ट 1 है, एक कैपिटलिस्ट 2 है। ये कुछ नई दौलत है इनकी। ये अभी कैपिटलिस्ट मतलब अमीर व्यक्ति अभी बने हैं, 10 या 5 साल हुए, और ये सदियों से हैं। तो आप देखेंगे दोनों की वैल्यूज अलग है। शायद जो ये पुराने वाले हैं ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और ये फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है। तो दोनों की वैल्यूज अलग हैं, तो दोनों के सोशल एक्शन अलग होंगे, आल्दो उनकी सोशल रियलिटी सिमिलर दिख रही है। तो वैल्यूज मीन्स किसका लोड लेते हैं, इसको वैल्यू करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए लोड लेना। अब सोशल एक्शन में वेबर 4 आइडियल टाइप बनाते हैं। आइडियल टाइप का यहाँ मीनिंग क्या है? आप लिखिए मॉडल, ऐसे लिख लीजिए मॉडल, या लिख लीजिए अप्रोक्सीमेट टाइप। जब मैं आइडियल टाइप आपको बताऊंगा तो मैं बता दूंगा ये अप्रोक्सीमेट टाइप का मीनिंग है। मींस ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं एक पर्टिकुलर सोशल एक्शन की और बताते हैं इसके आसपास ही रियल लाइफ होगी। रियल लाइफ सेम नहीं होगी लेकिन आल्दो आप इससे मैच करा सकते हैं रियल लाइफ। तो इसलिए ये सोशल एक्शन के 4 आइडियल टाइप बताते हैं। मींस 4 मॉडल जैसा कुछ बताते हैं, बोले लगभग ऐसा ही कुछ होगा। तो सोशल एक्शन को इन्होंने 4 में क्लासिफाई किया। पहला है इमोशनल और अफेक्टिव सोशल एक्शन, दूसरा है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, तीसरा है जेडवैक रेशनल सोशल एक्शन, चौथा है वर्ड रेशनल सोशल एक्शन। अब इन सभी सोशल एक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। इनको समझेंगे कौन सा सोशल एक्शन कैसा है क्या है। ये सभी एग्जांपल बहुत अच्छे मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आप समझ जाएंगे इसको इजीली। बस आप ये लेक्चर रिवाइज करके आइएगा। वेबर को जो समझना है, आप अगर सोशल एक्शन समझ गए तो आइडियल टाइप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया है सोशल एक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।